हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो इलेक्ट्रिक डायपोल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है। वो परपेंडिकुलर लाइन जो हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। हमारा डायपोल है, फिगर में शो है, ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ओ इसका सेंटर है और इस सेंटर से जो लाइन पास होगी परपेंडिकुलर वो इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी। और इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ होती है वो 2a होती है, यानी कि सेंटर से एक तरफ की जो डिस्टेंस है, एक चार्ज की डिस्टेंस वो a है, दूसरे चार्ज की डिस्टेंस भी वो a है। अब हमें पता है कि इस सेंटर से O से जो हमारा पॉइंट P है, सपोज करो उसकी डिस्टेंस हमारी R है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। ये A है, ये R है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इन द सेम वे ये साइड भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगी। अब सपोज करो ये एंगल जो है हमारा थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब ध्यान दें, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें। वो प्लस क्यू चार्ज से क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, वो हो गई हमारी E1, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई E1, जिसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जिसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द चार्ज। अब इनकी दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है। अब हमें इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बार। उसी P पॉइंट को हमने यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब किया है, इस P पॉइंट को हमने यहाँ ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 ये इस तरह से शो की हुई है। इनके हम यहाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में यहाँ पे थीटा है तो हो जाएगा E1 cos थीटा। इसी तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा E1 sin थीटा। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट होंगे E2 cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ E2 sin थीटा। तो आप देख सकते हैं फिगर से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है। अब इनका मैग्नीट्यूड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम पीछे पढ़ के आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का फॉर्मूला जो होता है वो होगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी अराउंड AP। इसी तरह से E2 की डायरेक्शन होगी, E2 की हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसकी डायरेक्शन होगी अराउंड PB। अब आप देख सकते हैं दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। डायरेक्शन भले ही अलोंग AP हो और अलोंग PB हो, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अब इस वजह से क्या हुआ, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, क्योंकि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो E1 और E2 sin थीटा आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आ जाएगी हमारी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा और वो पैरेलल डायरेक्शन होगी अलोंग AB पैरेलल डायरेक्शन की इस तरफ जाएगी वो और इसके डायपोल के पैरेलल होगी। यहाँ आप ध्यान दें, E1 जो होगी हमारी वो हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आप कह सकते हैं कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, ठीक है। यहाँ ये बात समझ आ गई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को हमने लिख दिया 2E1 cos थीटा। इसे आप 2E2 cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी कि इसको हमने लिख लिया था 2E1 cos थीटा। अब जब ये 2E1 cos थीटा हो गया तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी, E1 की वैल्यू आई थी हमारी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आप फिगर से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और हो जाएगी बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूस। बेस उसका था a, यानी कि सेंटर O से किसी चार्ज की डिस्टेंस, और हाइपोटेन्यूस हमारा आया था r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो cos थीटा की वैल्यू ये हमने यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली, ये a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब 2qa ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, हाफ यहाँ पे है, तो 3/2 हो गई। अब हमें पता है कि 2qa क्या होता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p इक्वल टू क्या होता है 2qa। इसको हमने फिर यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, ये वैल्यू हो गई यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। हमें पता है, हमने जैसे पहले एक्सेल पॉइंट पे भी हमने ऐसे किया था कि अगर r जो है बहुत बहुत बड़ा है, यानी कि वो पॉइंट जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत बहुत दूर है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का साइज बहुत छोटा है और वो पॉइंट बहुत दूर है, तब हम क्या कह सकते हैं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो क्या हो जाएगा, इससे a को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, हमारा यहाँ a नेगलेक्ट हो गया, तो r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, तो ये r क्यूब बन जाएगा, तो e हो जाएगा हमारा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। इसी तरह से e को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब विद नेगेटिव साइन। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि उसकी डायरेक्शन अलोंग a टू b होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई थी हमारी उसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग a टू b, और a टू b का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, जबकि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसकी डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे।